नमस्कार। आज है 8 मई शुक्रवार। आज शाम की सभी बड़ी विस्तारित खबरें लेकर एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने कल रियाज नाइकू नाम के एक जिहादी को ढेर कर दिया तो हिंदुस्तान में बस रहे पाकिस्तान के दलाल और वामपंथियों में हड़कंप मचा हुआ है। दूसरी तरफ कोरोना काल के दौरान मोदी सरकार की सफलताओं को देखकर कांग्रेस बौखला चुकी है। वहीं उद्धव ठाकरे के दावों को लेकर के एनसीपी ने उद्धव सरकार की पोल खोलना शुरू कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर कांग्रेस का ग्रहण लगाकर छोड़ दिया है। क्या है पूरा मामला जानेंगे से कि वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दें। आपके द्वारा इस वीडियो किया गया एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों कंजूसी ना करें, वीडियो को अभी से लाइक है वो जरूर कर दें। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। पाकिस्तान का दलाल और खूंखार जिहादी रियाज नाइकू के एनकाउंटर के बाद से ही हिंदुस्तान में बस रहे कुछ वामपंथी और पाकिस्तान के दलाल या यूं कहें कि लुटियन गैंग पूरी तरह से बौखला चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इसी बौखलाहट के चलते लेफ्ट लिवर कबाल वालों ने जी न्यूज के एंकर सुधीर चौधरी पर एफआईआर दर्ज कराया है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि सुधीर चौधरी पर एफआईआर क्यों दर्ज कराया गया है। सुधीर चौधरी ने जी न्यूज चैनल पर 1-1.5 महीने पहले एक प्रोग्राम किया था। उसी प्रोग्राम को इन लेफ्ट लिबरल कबाल वालों ने बताया है कि एक कम्युनिटी विशेष को इस प्रोग्राम में टारगेट किया गया है। इस तरह का आरोप लगा करके सुधीर चौधरी पर एफआईआर दर्ज कराया गया है। ये एफआईआर सीपीएम का एक नेता है, उसने दर्ज करवाई है केरल के अंदर, यानी कि ये इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। प्रोग्राम के 1-1.5 महीने बाद एक तरह से इन वामपंथियों द्वारा सुधीर चौधरी पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। यानी पहले तो मैं आपको यही बता देता हूं कि जो ये प्रोग्राम हुआ है, ये एक कम्युनिटी विशेष को किसी भी तरह से टारगेट नहीं किया गया है, बिल्कुल सही है। 1.5 महीने के लगभग इसको समय हो चुका है। अब इसका मुख्य कारण बताता हूं कि इन वामपंथियों ने सुधीर चौधरी को टारगेट क्यों किया है। वो इसलिए किया है कि रियाज नाइकू को कल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक इनकाउंटर के दौरान ढेर कर दिया और मोदी सरकार के नियमों के अनुसार, नए कानून के अनुसार अब किसी भी जिहादी की डेड बॉडी उसके परिवार वालों को नहीं सौंपी जाएगी, उसकी डेड बॉडी दिखाई तक नहीं जाएगी उसके परिवार वालों को, और उसकी कब्र तक का किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। यानी कि सेना ही सब कुछ करेगी। अब उसकी पूरी डेड बॉडी को लेकर के, उसके अंतिम संस्कार को लेकर के, उसे दफनाने तक का काम ही सेना करेगी और उसके कब्र के बारे में भी किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। अब इस तरह के कदम के बाद, इस तरह के फैसले के बाद अब वामपंथियों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इन वामपंथियों का काम था कि इस रियाज नाइकू के अंतिम यात्रा में शामिल होकर के इस रियाज नाइकू को शहीद का दर्जा देना, कुर्बानी का दर्जा देना, इसे फ्रीडम फाइटर साबित करना। एक तरह से इस जिहादी को फ्रीडम फाइटर साबित करने में ये वामपंथी जो एक तरह से कामयाब नहीं हुए, इस वजह से इन्होंने अपना गुस्सा अब सुधीर चौधरी पर उतारना शुरू कर दिया है और उनके प्रोग्राम को टारगेट करते हुए आरोप लगाया है कि इस प्रोग्राम में एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट किया गया है। ये इसका मुख्य कारण है। इस वजह से ये जो एफआईआर है वो दर्ज कराई गई है। और सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस शासित केरल के अंदर ये एक तरह से जो एफआईआर है वो दर्ज कराई गई है। इसके अलावा भी इससे पहले एंटोनिया माइनो उर्फ सोनिया गांधी के चेले चपाटों ने भी रिपब्लिक भारत के एडिटर एंड चीफ अर्नब गोस्वामी पर 200 से 300 एफआईआर दर्ज कराई थी। छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, यानी जो कांग्रेस शासित प्रदेश थे, लगभग सभी जगहों पर जो कांग्रेस के या फिर सोनिया गांधी के चेले चपाटे थे, उन्होंने जो अर्नब गोस्वामी पर एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन वामपंथियों ने एक तरह से इनमें बुखलाहट पैदा हो चुकी है और इस रियाज नाइकू के एनकाउंटर के बाद जो नया कानून लाया गया है उसका विरोध डायरेक्ट तो ये लोग नहीं कर सकते, लेकिन अब किसी न किसी को टारगेट करने का काम वामपंथियों के द्वारा किया जा रहा है। ये इसका मुख्य कारण था। सुधीर चौधरी पर आज जिस तरह से जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसका मुख्य कारण ये है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो कोरोना काल के दौरान मोदी सरकार की सफलताओं और उपलब्धियों से परेशान कांग्रेस को अब एक और झटका है वो लग सकता है। जी हां दोस्तों, पिछले दिनों कई मुद्दों पर कांग्रेस के साथ असहमति जताने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, राष्ट्रीय नेता भी हैं, अभिषेक मनु सिंघवी,
यानी कि अभिषेक मनु सिंघवी के अब कांग्रेस में बागी सुर दिखाई पड़ रहे हैं, उसको लेकर के कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। जिस तरह से पिछले एक हफ्ते से ज्यादा समय हो चुका है अभिषेक मनु सिंघवी के बीजेपी में शामिल होने की खबरें तेज है, लेकिन आज खुद अभिषेक मनु सिंघवी एबीपी न्यूज को एक इंटरव्यू देते हैं और उसमें उन्होंने इस सवाल पर एक तरह से चुप्पी तो नहीं साधी है, लेकिन ना ही तो उन्होंने ये बोला कि वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं, ना ही उन्होंने ये बोला कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने एक शायरी तरीके से, एक शायरी टाइप में इस बात को गोल मटोल करके पेश किया, जिससे कांग्रेस में हड़कंप मच गया, क्योंकि अब लग रहा है कि अभिषेक मनु सिंघवी भी निश्चित है कि कांग्रेस से बागी हो सकते हैं। जब से मध्य प्रदेश के गद्दावर नेता जो ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए हैं, उसके बाद कई कांग्रेसी नेता कांग्रेस में घुटन पैदा एक तरह से महसूस कर रहे हैं। अब इस मामले को लेकर के, इस घुटन को लेकर के अभिषेक मनु सिंघवी के तेवर हैं वो बागी बागी दिखाई पड़ रहे हैं। इस तरह की खबरें राजनीति के गलियारों से निकलकर आ चुकी है, लेकिन एबीपी न्यूज को दिए इस इंटरव्यू में स्पष्ट हो रहा है, उनकी इस शायरी अंदाज से स्पष्ट हो रहा है कि हाथी के दांत खाने की ओर हैं और दिखाने की ओर हैं। पूर्व में भी मोदी सरकार की तारीखों के पुल जो अभिषेक मनु सिंघवी बांध चुके हैं, जिसके बाद कांग्रेस में काफी घमासान भी मचा था। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो विश्व विख्यात पप्पू उर्फ राहुल गांधी ने आज फिर से अपने ज्ञान का भंडार खोला और कहा कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर आकर के, टीवी के सामने बैठ करके आज राहुल गांधी ने एक भद्रता वाला बयान दिया है। एक तरह से बोल सकते हैं कि कोरोना को लेकर के राहुल गांधी का ज्ञान अभी भी अधूरा है, और जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा है कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, कुछ ही लोगों के लिए कोरोना है वो खतरनाक है, सिर्फ पहले से बीमार लोगों को ही कोरोना हो सकता है, अन्य को नहीं हो सकता। इस तरह का बयान राहुल गांधी की तरफ से दिया गया है, लेकिन जिस तरह से जो लगभग 50,000 के लगभग जो केस हैं वो हिंदुस्तान में मौजूद हैं, और ऐसे में इन केसों को लेकर के राहुल गांधी ने बिल्कुल भी स्टडी नहीं की है, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है उनको, और आज फिर राहुल गांधी ने कांग्रेस और खुद की फजीयत करवाई है, और इस तरह का बयान दे करके एक तरह से किरकिरी कांग्रेस और राहुल गांधी की अब होती हुई नजर आ रही है। यानी कि कोरोना सिर्फ उनको ही हो सकता है जो पहले से बीमार हैं, जो पहले से बीमार नहीं हैं उनको कोरोना नहीं हो सकता। इस तरह का बेतुका बयान राहुल गांधी की तरफ से दिया गया है, क्योंकि ये बयान देने पर भी एक तरह से इनकी राजनीति है, लॉकडाउन को फेल करवाना चाहते हैं। कांग्रेस ने फिर से लॉकडाउन को फेल करवाने की नाकाम कोशिश की है, क्योंकि राहुल गांधी जानते हैं कि इस तरह के बयान के बाद कुछ जो मंदबुद्धि लोग हैं राहुल गांधी की तरह ही, वो निश्चित है कि घर से बाहर निकल करके लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करेंगे, तो ऐसे में कोरोना का जो संक्रमण हिंदुस्तान में फैलेगा, फिर वही जो मेडिकल सामान की मांग बढ़ेगी, चीन से मंगवाना पड़ेगा, चीन के साथ कांग्रेसी जो ये प्रोपेगेंडे में मिलकर के अच्छा कमीशन कमाएंगे। बस इसी को लेकर के जो कांग्रेस की तरफ से इस तरह की बातें हैं वो कही जा रही है। बेतुका बयान देना एक तरह से राहुल गांधी का ये पूरी तरह से कांग्रेस की किरकिरी कराता हुआ नजर आ रहा है, और इसके साथ साथ मोदी सरकार की उपलब्धियों से भी कांग्रेस काफी खफा है, काफी मुश्किल में पड़ी हुई है। एक तरह से मोदी सरकार को नीचा दिखाने का काम यहाँ पर कांग्रेस की बद्दी राजनीति के द्वारा करने की कोशिश है वो की जा रही है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो एनसीपी कांग्रेस को उद्धव ठाकरे शिवसेना की घर वापसी पर भनक लगने के बाद एनसीपी के नेता अब उद्धव सरकार पर बरस रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उद्धव ठाकरे की तरफ से कई तरह के दावे किए गए थे कोरोना काल में। जिस तरह से पहला दावा था कि हॉस्पिटल के अंदर सारी व्यवस्थाएं करवाई गई है, लेकिन पिछले 2-3 दिन से जो 100 के बराबर मरीजों का, कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा है, वो वीडियो सामने आई, तो उसके बाद उद्धव ठाकरे के होश उड़े हुए हैं। इसके अलावा जो कोरोना वायरस के टेस्टिंग को लेकर के भी जो उद्धव ठाकरे को घेरने का काम है इस एनसीपी नेता छगन भुजबल की तरफ से किया गया है। इसके अलावा मजदूरों के जो प्रवासी मजदूर थे उनके पलायन को लेकर के भी जो उद्धव ठाकरे की सरकार पर
प्रहार करने का काम एनसीपी नेता छगन भुजबल द्वारा किया गया है। एक तरह से उद्धव ठाकरे की सरकार को घेरने का काम एनसीपी की तरफ से शुरू हो चुका है और इसका मोटा मोटा कारण यही हो सकता है कि शिवसेना जिस तरह से घर वापसी की तैयारी कर रही है उसकी भनक कहीं ना कहीं एनसीपी को अब लग चुकी है। इसलिए एक तरह से शिवसेना पर दबाव बनाने का काम एनसीपी की तरफ से किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो पालघर केस पर उद्धव सरकार सवालों के घेरे में खड़ी है। जी हां दोस्तों, जंगल में छिपे हुए किसी भी आरोपी को अभी तक महाराष्ट्र की पंगु पुलिस नहीं पकड़ पाई है। महाराष्ट्र की पंगु पुलिस उन्हें ढूंढने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुई है, लेकिन वहां पर जो लोग रह रहे हैं 300 से ज्यादा लोगों के रहने की खबर वहां से आ रही है। उन लोगों के खाने के बर्तन वहां पर जरूर मिले हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की पंगु पुलिस ने अब ड्रोन से उन आरोपियों को ढूंढने की तैयारी शुरू कर रखी है, लेकिन घना जंगल होने के कारण किसी तरह से किसी भी आरोपी को महाराष्ट्र की पंगु पुलिस ढूंढने में कामयाब नहीं हुई है। लेकिन बताया जा रहा है कि जो वहां पर आरोपी मौजूद हैं वो पूरी तैयारी के साथ वहां गए हुए हैं। जंगल में खाने पीने की उनकी पूरी व्यवस्था है और जब वो आरोपी आगे आगे निकल रहे हैं ऐसे में उनका कुछ खाने पीने का सामान, बर्तन वगैरह जो पुलिस कहते हैं वो जरूर चढ़ा है। लेकिन किसी भी आरोपी को अभी तक गिरफ्तार है वो जंगल से जो महाराष्ट्र की पंगु पुलिस नहीं कर पाई है। इसको लेकर के भी उद्धव ठाकरे की सरकार गिरती हुई नजर आ रही है, कई तरह के सवालों के घेरे में खड़ी हुई भी नजर आ रही है। और बीच में खबर ये भी चल रही है कि सीबीआई को उद्धव ठाकरे इसकी जांच है वो सौंप सकते हैं। फिलहाल महाराष्ट्र की सीआईडी इसकी जांच है वो कर रही है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर कांग्रेस का ग्रहण है वो लग चुका है। जी हां दोस्तों, एमएलसी सीटों के बंटवारे को लेकर के कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना में एक बार फिर से घमासान मचा हुआ है। 9 एमएलसी सीटों में से 4 सीटें बीजेपी के खाते में जाने वाली है और जो बाकी बची हुई 5 सीट है उसमें से कांग्रेस 2 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन शिवसेना, एनसीपी कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट देना चाहते हैं। ऐसे में सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र की कांग्रेस राज्य इकाई को स्पष्ट आदेश दे दिया है कि 2 सीटें मिलेगी तो ठीक है, वरना आपको कोई सहमति नहीं करनी है। ऐसे में 21 मई को होने वाला एमएलसी का चुनाव अब निर्विरोध नहीं होगा। अब 9 सीटों के लिए 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर सकते हैं यदि कांग्रेस इस तरह से अड़ी रहती है तो। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर घर वापसी की तैयारियां भी शुरू कर दी है और इसका जो कारण है वो तो स्पष्ट है कि एमएलसी का जो सीटों के चुनावों को लेकर के पीएम मोदी ने सिफारिश की थी, लेकिन अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये यहाँ से स्पष्ट हो रही है कि एनसीपी के नेताओं ने उद्धव ठाकरे की सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। छगन भुजबल ने पूरी तरह से उद्धव के जो दावे थे उनको खोखला बताया है। कोरोना काल के दौरान एक तरह से उद्धव ठाकरे सरकार कामयाब नहीं हो पाई है अपने मजदूरों, प्रवासी मजदूरों के लिए या फिर जो महाराष्ट्र की जनता को लेकर के, हॉस्पिटल्स को लेकर के, हॉस्पिटल में सुविधा मुहैया करवाने को लेकर के, यानी कई तरह से घेरने का काम एनसीपी के नेताओं ने शुरू किया है। तो इसका मोटा मोटा कारण यही है कि कहीं ना कहीं शिवसेना एनसीपी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि अजीत पवार का सिंचाई घोटाले की जांच भी ईडी को सौंप दी गई है, जिसकी वजह से एनसीपी उद्धव ठाकरे से अभी तनातनी में चल रही है। इसके अलावा अलगार परिषद केस की जांच भी केंद्र को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। कुल मिलाकर के इन सभी मुद्दों से ये ऐसा लग रहा है कि शिवसेना अब घर वापसी करेगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से जो ऑफर दिया गया है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन यदि टूटता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बीजेपी शिवसेना को ऊपर से समर्थन करेगी। उसके बाद धीरे धीरे बीजेपी और शिवसेना सरकार में घुल मिल जाएंगे। इस तरह की खबर भी सामने आ रही है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी घर वापसी भी कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी दबाव बनाया जा रहा है एमएलसी सीटों को लेकर के।
ऐसे में बताया जा रहा है कि एनसीपी और कांग्रेस मिलकर उद्धव ठाकरे पर पूरी तरह से दबाव बना रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एनसीपी कांग्रेस को लग रहा है कि शिवसेना अब अपने घर वापसी भी कर सकती है। अब कुल मिलाकर के उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर कांग्रेस का ग्रहण लग सकता है एमएलसी सीटों को लेकर के, लेकिन फिलहाल बीजेपी शिवसेना को ऊपर से समर्थन भी कर सकती है। इस खबर पर आपके क्या विचार, आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।